हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारी एक छोटी सी चीज रह गई थी चार्ज से रिलेटेड। वो ये है कि कंपैरिजन ऑफ मास विद चार्ज, यानी चार्ज और मास का कंपैरिजन। देखो, मास जो होता है इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कभी निगेटिव नहीं होता है। जबकि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। जो मास से रिलेटेड फोर्स होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्जेस पे। अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा, एक सिमिलर और दूसरा अगर डिसिमिलर चार्ज होगा तो ऐसे केस में अट्रैक्शन होगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंशिएशन इज मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। मास क्वांटाइज्ड नहीं होता है, जबकि चार्ज के क्वांटाइजेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी होता है चार्ज ट्रांसफर तो होल नंबर में होता है, बट मास में फ्रैक्शन में मास एग्जिस्ट कर सकता है। 1.2 kg इज पॉसिबल, 3.2 kg इज पॉसिबल, बट 1.2 माइक्रोकूलम चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो ये था हमारा थर्ड डिफरेंस। चौथा डिफरेंस है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये होल्ड करता है, हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड्स, जबकि कंजर्वेशन ऑफ मास का कोई एज सच फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हायर स्टडीज में एक फॉर्मूला होता है आइंस्टाइन का, जो आप आगे आकर के देखोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, E इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, जहां डेल्टा m मास डिफेक्ट होता है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट करता है। तो फिर सेपरेटली हम कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसका सिंपल मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी वैलिड होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास एलोन इज नॉट पॉसिबल। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ डिफरेंशिएशन है वो है कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। चार्ज इनवेरिएंट होता है, जबकि मास इनवेरिएंट, मास जो होता है इज वेरिएंट, क्योंकि मास जो होता है वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। जबकि चार्ज के लिए कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लास्ट क्लास में हमने देखा था। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था, m इक्वल्स टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहां m0 जो होता है वो रेस्ट मास होता है, मास एट रेस्ट, और ये जो m है दिस इज रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास। ओके, तो ये हमारा मास और चार्ज से रिलेटेड डिफरेंस था, यानी कि दोनों का कंपैरिजन था। और अब हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्ब्स लॉ, इसमें यह है कि सपोज करो आपके पास दो चार्जेस हैं और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो है r। जो मीडियम है, इंटरवीनिंग मीडियम है, दैट इज एयर और वैक्यूम। तो ऐसा देखा गया कि इन दोनों चार्जेस पे एक इंटरैक्टिंग फोर्स आएगा जो कि चार्ज की वजह से हो रहा है। यहां मास की वजह से फोर्स नहीं आता है, चार्ज की वजह से आता है। और वो क्या है कि F is directly proportional to product of the charges। ये एक्सपेरिमेंटली पुराने जमाने में इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते थे कि दो चार्ज रखा अलग अलग मैग्नीट्यूड का, और अगर उनकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ऐसे केस में उनके बीच का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। अगर मान लो उनके बीच का जो सेपरेशन है r, ठीक है, ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये भी फॉलो करता है, यानी कि F is directly proportional to 1 upon r square। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, तो F is directly proportional to Q into 2 upon r square। अब आप जानते हो सारे बच्चे कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट हमने लिख लिया k। तो F equals to k into Q1 Q2 upon r square, जहां पे k की वैल्यू होती है 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught, और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर।
अब भैया देखो यहाँ एक टर्म आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है फिर? एप्सिलॉन नॉट बेसिकली इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में काफी हम डिटेल में देखेंगे, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारा कुछ जो आगे के टॉपिक्स में आएंगे। बट अभी आप ये समझो कि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है किसी भी मीडियम का, यानी कि एप्सिलॉन नॉट शोज व्हाट? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो फाइनली योर फार्मूला इज F equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.86 into 10 to the power -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा अब ध्यान दो कि ये जो फोर्स है जो जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहे हैं, ये बेसिकली चार्ज की वजह से आ रहा है। और ये अगर सिमिलर चार्जेस हो यानी प्लस प्लस होगा तो ऐसे केस में रिपल्सिव होगा, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्टिव होगा। अगर अगेन सिमिलर चार्ज है माइनस माइनस तो रिपल्सन होगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है यानी कि डिसिमिलर चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। एक अब इसकी हम ये जो फोर्स आया, इस फोर्स की हम ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। उससे पहले आप एक चीज देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दो चार्जेस सपोज करो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1 Q2, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन लिखने का तरीका ये होता है कि Q2, ये Q1 चार्ज है ये Q2 चार्ज है, तो Q2 पे इस चार्ज की वजह से इधर फोर्स लग रहा है और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। और इसको हम लिखेंगे क्या? F21 का मतलब हुआ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये हम लिखेंगे इस वाले चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये लिखेंगे F12 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो और ये नेगेटिव चार्ज हो तो ऐसे केस में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इस इधर की तरफ लगेगा F12 और इधर की तरफ लगेगा F21। अच्छा ये तो एक लाइन में था, अगर टेढ़ी इस तरीके से चार्ज प्लेस की गई हो तो क्या होगा सर? अगर टेढ़ी प्लेस की गई हो तो फोर्स इस तरह लगेगा, यानी कि ये जो कूलम्बिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में होता है, यानी कि यहाँ ऐसे और यहाँ टेढ़ा ऐसे। और सपोज करो कि मान लो चार्ज यहाँ होता Q1 और ये चार्ज ऐसे होता Q2, तो दोनों प्लस प्लस है, बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इधर की तरफ लगता F12 और इधर की तरफ लगता F21। इसका मतलब ये जो फोर्स होता है वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये जो है पूरा का पूरा नोट्स लिख लो आप। ठीक है, अब मैं इस फोर्स जो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इस इलेक्ट्रिकल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता दूं और फिर हम इससे रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे। ओके, तो ये जो कूलम्बिक फोर्स था यानी प्रॉपर्टीज या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड आपको मैं बता रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट है जैसे इट ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन the line joining the charges. Second, it follows inverse square law. Inverse square law.
अच्छा बच्चों ये बात ध्यान दो कि मैंने यहाँ बोला कि जो चार्जेस हैं वो लाइन लाइन के अबाउट एक्ट करते हैं, तो किसका इसका मतलब ये क्या ये सेंट्रल फोर्स है? यस सर, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, क्योंकि सेंट्रल फोर्स ही लाइन लाइनिंग द सेंटर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट काम करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट फीचर जो है वो ये है कि ये इट ऑल्सो होल्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। That is, it forms action-reaction pair. It forms action-reaction pair. Action-reaction pair. कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि अगर ये प्लस चार्ज है Q1 और ये प्लस चार्ज है Q2, ठीक, बीच का डिस्टेंस है r, तो इधर की तरफ क्या लगेगा? F21 और इधर की तरफ क्या लगेगा? F12। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, क्या ये जो मैग्नीट्यूड होगा F12 का और F21 का, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा? यस सर। और कितनी होगी वैल्यू इसकी? वो होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। सो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, बट F12 and F21 is in opposite direction। इसका मतलब यही तो होता था न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इसका मतलब ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था कूलम्ब्स लॉ का। अच्छा एक और बात देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं मैं कि अगर मान लो आपके पास जो चार्ज है ये प्लस Q1 और ये प्लस Q2, क्लियर, बीच का डिस्टेंस मैंने लिया r। ओके, अगर मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे लगेगा F21 और इस पे क्या लगेगा सर? F12। ओके, अब एक काम करते हैं कि क्या मैं इन दोनों को अगर मैं सिस्टम ले लूं, ये दोनों चार्ज इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आ जाए तो क्या सर Fnet 0 है? यस, Fnet is 0। और Fnet 0 होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है therefore Pi equals to Pf, यानी कि we can apply conservation of linear momentum। It means we can apply conservation of linear momentum, यानी कि linear momentum conservation वैलिड होगा। चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि कोई एक प्रॉब्लम लेते हैं, डेटा ले लेते हैं। सपोज करो हमारे पास दो चार्ज है, एक है 1 कूलम का, दूसरा 2 कूलम का, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। बीच का डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, ये है इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। सो सिंपल, अगर इस प्रॉब्लम को देखो तो आइडिया लगेगा कि दोनों सब पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर मैं इसको पूरे को सिस्टम मान लूं, तो अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया सर, तो फिर इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, देखो इस पे क्या लग रहा है सर? F21, और इस पे इधर की तरफ क्या लग रहा है सर? F12। तो चूंकि Fnet कितना है सर? 0 है, इसका मतलब Pi इक्वल टू कितना हो गया? Pf। इनिशियली सिस्टम की मोमेंटम कितनी? 0, क्योंकि चार्जेस कहीं जा नहीं रहे थे, ठीक है। और अगले स्टेज में इनिशियली चार्ज दोनों रेस्ट पे थे, लेकिन जैसे क्या किया हमने कि को छोड़ दिया, इसका मतलब ये भी फ्री है क्वेश्चन में और ये भी क्या है? फ्री है, फ्री टू मूव। तो इसका मतलब ये दोनों मूव कर जाएंगे। अब तो इनिशियली मोमेंटम 0, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इनिशियली 0 + 0 और फाइनली कितना हुआ? फाइनली, अच्छा डायरेक्शन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन को मान लो मैंने नेगेटिव ले लिया,
तो इधर का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब, और इसका मास सपोज करो दे रखा है 2 kg, और इसका मास दे रखा है सपोज करो m2 दे रखा है वो है 4 kg। ये m1 2 kg है और m2 है सो 4 kg है। इसका मतलब ये वाला मोमेंटम इधर इसको जो मिला नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि इधर का डायरेक्शन को मैंने माइनस लिया, तो माइनस व्हाट 2 इंटू सेट 2 और प्लस इधर का डायरेक्शन प्लस होगा सेट 2 इंटू वेलोसिटी v। इसका मतलब कितना होगा 4 इक्वल्स टू 2v, तो v इक्वल्स टू कितना 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इस तरीके से देखो कि अगर हमारा चूंकि कूलम्बिक फोर्स जो होता है ये इंटरैक्टिंग फोर्स है, और अगर हम सिस्टम को कंसीडर कर लेते हैं और एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाता है तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एक बार आप इसको लिख लें। लिखने के लिए मैं, मेरे कहने का मतलब है कि आप लिख लो का मतलब स्क्रीन से मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीन पॉज करके, है ना, स्क्रीन पॉज करके ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन लिख लो, नोट्स बना लो। ओके, अच्छा, अब मैं इसको रख कर रहा हूं। देखो मैं भी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, ये बता रहा था मैं आपको कि जो कूलम्बिक फोर्स है, सपोज करो पहले एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज करो हमारे पास 2 चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 1 मीटर। इस पे चार्ज करो सपोज करो Q1 है और इस पे चार्ज सपोज करो Q2 है। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी the value of the charges, value of the charges such that force between them becomes minimum। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि 2 चार्जेस आपके पास, एक है Q1 दूसरा है Q2, बीच का सेपरेशन है वो है 1 मीटर। तो आपसे कह रहा है कि उनके बीच का, सॉरी, इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों चार्ज के बीच का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सच दैट कि इनके बीच का फोर्स जो है वो मिनिमम हो जाए। तो बहुत ही आसान है, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा सर, F इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 1 मीटर का स्क्वायर। तो फाइनली F क्या हो जाएगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, या 1 की जगह कुछ रखो ही नहीं, हो गया। अच्छा, इसकी लिमिट का वैल्यू तो हमें पता है 9 × 10⁹ होती है, इंटू ये हो गया सर Q1 Q2। ओके, अब ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है आपसे कि चार्ज की क्या वैल्यू होगी F मिनिमम हो जाए। अरे चार्ज की क्या वैल्यू होगी कि F मिनिमम होगा, तो इसका सीधा मतलब होगा कि फॉर F टू बी मिनिमम, फोर्स को मिनिमम होने के लिए Q1 एंड Q2 शुड बी व्हाट मिनिमम। और मिनिमम चार्ज क्या होता है सर, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब, इसका मतलब जो Q1 है और Q2 है इसकी वैल्यू होगी, वो होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तभी फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। ये फोर्स मिनिमम, इसके लिए ये चार्जेस को मिनिमम होना पड़ेगा,
और चार्जेस मिनिमम चार्ज क्या पॉसिबल होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक चार्ज है यहाँ पे Q1 प्लस में, और इसके बगल में दो चार्जेस अवेलेबल है। ये मान लो प्लस Q2 है और ये मान लो प्लस Q3। क्लियर? ये बीच का डिस्टेंस ये है R1 और ये है R2। ठीक, तो आप सारे बच्चे समझ रहे हो कि ये फोर्स जो होगा इधर की तरफ क्या लगेगा सर? F12, और इधर की तरफ क्या लगेगा? F13 लगेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि डस the force between Q1 and Q2 is affected by the presence of Q3। मेरे कहने का मतलब है या क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज करो आपके पास एक चार्ज है यहाँ Q1, इसके बगल में Q2 है और एक Q3 है। Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस है R1 और Q2 Q3 के बीच में डिस्टेंस है R2। आपसे कह रहा है कि क्या जो ये जो फोर्स है, does the force between Q1 and Q2 is affected by the presence of Q3? क्या ये Q3 के प्रेजेंस से अफेक्टेड होगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि Q2 Q1 के बीच में तो इधर फोर्स लग रहा है और हमेशा इधर ही लगेगा। इसकी वजह से इस पे इधर लगेगा, बट ये सेपरेट चार्ज है और ये सेपरेट चार्ज है। इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा। अब ये जो फोर्स है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वजह से, लेकिन हाँ बट F नेट जो अगर हम मान लो बात करें, F नेट किधर होगा? इतना तो पड़ा ही होगा वेक्टर्स में कि ये F नेट होगा। F नेट पे फर्क पड़ेगा इस फोर्स की वजह से। तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं आपको, बट F नेट will depend due to the presence of Q3। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ओके, एक छोटी सी बात और देखो। मान लो आपके पास एक एक्सेस है, ओके, और इस एक्सिस पे एक चार्ज 1 कूलम का है और एक चार्ज 2 कूलम का है। बीच का सेपरेशन 2 मीटर है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आपसे पूछा है F की वैल्यू क्या होगी, यानी कि फोर्स जो होगा, फोर्स ऑन 2 कूलम ड्यू टू 1 कूलम चार्ज क्या होगा। बहुत ही सारा आसान है, कुछ करना ही नहीं है इसको। आप ध्यान से देखो, बहुत आसान है। F जो नेट होगा, F जो फोर्स होगा यहाँ पे, मान लो इधर लग रहा है F21 है, तो F21 ही पूछ रहा है, वो क्या होगा सर? वो होगा 9 × 10⁹ इंटू 1 इंटू सर 2 अपॉन बीच का सेपरेशन कितना? 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया। लेकिन चूंकि मैंने आपको एक एक्सिस पे दिया है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किधर की तरफ लगेगा, J कैप। तो इसका मतलब 9 इंटू 10⁹ इंटू हाउ मच अपॉन 2 J कैप इज योर आंसर। बहुत आसान, सो सिंपल। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा मैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले इसको आप लिख लो।
स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज वेक्टर का आइडिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि सपोज करो एक चार्ज है आपके पास Q नॉट, इसके पड़ोस में ढेर सारे चार्जेस हैं। मान लो यहाँ Q1 है, यहाँ प्लस Q2 है, यहाँ प्लस Q3 है, ये भी प्लस ही है। तो फिर इस वाले चार्ज की वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा F01, इस वाले चार्ज की वजह से इधर क्या लगेगा F02, और इस वाले चार्ज की तरफ की वजह से क्या लगेगा F03। तो ये यही कहता है, जैसे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उधर वेव्स में पढ़ा है और इसे चेक में भी पढ़ा है, सिंपल वही चीज है कि F नेट जो होगा दैट वुड बी सिंपली सर F01 वेक्टर में, लेकिन F02 प्लस F03 और इसी तरीके से एंड सो ऑन। इसका मतलब जो नेट फोर्स होता है ऑन Q नॉट, नेट फोर्स on Q naught is due to या ऐसे कहो कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज is equal to the vector sum of the forces due to the individual charges, बहुत आसान है। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, सबका वेक्टर सम। F net is nothing but the vector sum of the forces due to the individual charges. Okay? अच्छा, मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया, मैं आपको पढ़ाते समय भूल गया था, वो है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का क्या मतलब होता है? टेस्ट चार्ज का मतलब होता है सिंपल कि अगर मान लो एक चार्ज यहाँ है प्लस Q और इसके बगल में एक छोटा चार्ज लिया मैंने Q नॉट, बीच का डिस्टेंस मान लो R है। सपोज करो कि ये चार्ज काफी, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका बहुत कम है इसके कंपैरेटिवली, तो हम इसका इफेक्ट इस पे देखेंगे, यानी F01। इसकी वजह से इस पे सिग्निफिकेंट फोर्स लगेगा, इसकी वजह से भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड काफी कम होगा। इसीलिए टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि अगर इसको मैं टेस्ट चार्ज बोलूं, टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि हम किसी एक चार्ज का उस पर अफेक्ट देते हैं, इसलिए इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब कुछ कॉन्सेप्ट देखो वेक्टर्स का, आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर। एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर एक्चुअली क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको करने के लिए वेक्टर का पुराना जो भी कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करा लूं। सपोज करो कि आप जानते हो कि मान लो आपके पास एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है सर B,
बीच का एंगल है थीटा, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट वुड बी व्हाट सर आर, यही होगा ना, ये हुआ आर, ये रिजल्टेंट हुआ, और ये क्या होगा अल्फा हुआ। तो सारे बच्चे जानते ही हो कि आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ab cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला। और जो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos, ये होता है। अब देखो इसमें कि अगर मैं बोलूं कि if a का और b का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या एक काम करो पहले ये समझो आप कि अगर सपोज करो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, तो फिर ऐसे केस में r क्या हो जाएगा सर, जो मैग्नीट्यूड होगा r का वो सिंपली a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले ली, 180 डिग्री ले ली, मतलब सिंपल ये a है और ये b है, यही हो गया ना, दोनों सिंपली ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर 180 डिग्री हो गया थीटा की वैल्यू, तो ऐसे केस में 180 डिग्री यहाँ डाल दो cos थीटा की वैल्यू, तो r की वैल्यू कितनी होगी सर, r का मैग्नीट्यूड होगा या तो a माइनस b होगा, कब जब a b से बड़ा होगा, या r की वैल्यू होगी b माइनस a जब b किससे बड़ा होगा, a से बड़ा होगा। ओके, अब ध्यान दो आप, थर्ड केस कि मान लो मैग्नीट्यूड जो है a का और b का बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में r कितना हो जाएगा सर 2a cos थीटा बाई 2 होता है, याद करो पढ़ाया था पहले, r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2। ओके, और मान लो कि ये जो केस है कि if मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट b, a और b दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, a और b दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंड थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये a और सर ये भी क्या a, बीच का एंगल 120 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होगा r वो भी a ही होगा, देयरफॉर r इक्वल्स टू a ही होगा सर। और फिर देख लो कि सपोज करो कि मान लो आपके पास जो a है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b हो, बहुत आसान है। लो ये a सर, ये a, तो ये कितना हो जाएगा, बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो सर ये a रूट 2 होगा, तो इसका मतलब देयरफॉर r जो हुआ दैट इज सर a रूट 2। तो ये पीछे की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काम आता है। अब आप इसको एक सेकंड के लिए स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ओके, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं। बहुत आसान होते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेनली आपके बोर्ड्स वगैरह में आते हैं। मेनली मान लो कि आपके पास एक स्क्वायर है ABCD, या छोड़ो ABCD क्या लिखूं, आपके पास एक स्क्वायर है, साइड AA है, क्या ये स्क्वायर, यहां चार्ज Q, यहां Q, यहां Q और यहां Q, यानी कि सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और सारे के सारे क्या हैं, इक्वल अमाउंट के चार्ज। आपको बताना है नेट फोर्स एट द सेंटर,
बहुत आसान है सर, देखो कैसे। ऐसे आसान है कि नेट फोर्स एट द सेंटर बताना है, और यहाँ एक चार्ज आपके पास Q नॉट रखा होगा, Q नॉट एक चार्ज रखा होगा सेंटर पे। सेंटर पे चार्ज Q नॉट है, इन सारे की वजह से, ये चारों चार्जेस की वजह से सेंटर पे फोर्स बताना है। सो सिंपल सर, इसकी वजह से इधर लगेगा F, इसकी वजह से लगेगा F, इसकी वजह से इधर लगेगा F, और इसकी वजह से भी क्या लगेगा F। तो यानी कि F में कितना हो जाएगा? सो 0। अरे जितना ये धक्का मारेगा इस वाले चार्ज को इधर, उतना ही तो ये इधर मारेगा। ये वाला चार्ज इसको इधर का धक्का मारेगा, उतना ही धक्का ये इधर मारेगा, तो F में कितना होगा? 0। तो बहुत आसान है, ये बोर्ड्स में आते हैं, आईआईटी में वगैरह में नहीं आते ये सब, बट फिर भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज है, जैसे -Q 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 -Q, और सेंटर पे आपको क्या बताना है? सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है Q नॉट, तो F नेट एट द सेंटर क्या होगा? सर बहुत आसान है लोग, क्या आसान है सर? आंसर F नेट होगा 0। F नेट कितना होगा? 0। कैसे? अरे भाई ये वाला क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस चार्ज को, ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। सपोज करो ये चार्ज -Q, ये चार्ज +Q, और यहाँ +Q है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ए, ठीक है, ये A है, मान लो ये B है, और ये C है। तो F नेट एट C क्या होगा ये आपको बताना है। सो सिंपल है, ध्यान दो। ये वाला इस चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा F, और ये वाला इधर खींचेगा कितने से? F से। क्या इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी? बिल्कुल बराबर होगी। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना है? 120 डिग्री। और देखो दो फोर्स, ये F और ये F, बीच का एंगल 120 डिग्री, तो क्या ये रिएक्टेंट F ही होगा? इसका मतलब F नेट जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो गई सर? F, और F की वैल्यू कितनी हो गई? K इंटू Q² अपॉन A²। आंसर देखो कितना, ही कुछ नहीं। नेक्स्ट सवाल देखो। यहाँ चार्ज Q, यहाँ Q, और यहाँ भी Q। इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड ए, F नेट बताना है C पे। सो बहुत आसान है लोग, कैसे? ये बताओ क्या इधर लगेगा F और क्या इधर लगेगा F? ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना? 60 डिग्री। तो क्या ये F नेट होगा? अब देखो दो फोर्सेस थीटा एंगल पे झुका हुआ है, तो F नेट की फॉर्मूला क्या होगा? अभी पढ़ाया था, 2F cos θ/2। तो इसका मतलब 2 इंटू F इंटू cos। थीटा कितना है? 60/2, तो कितना हो गया? 30, यानी 2F cos 30 डिग्री। F की वैल्यू डाल दो। F की वैल्यू कितनी है सर? K इंटू Q² अपॉन A² इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो F नेट कितना?
कितने आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। अब स्क्रीन पॉज करके आप लिख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं सीरीज से रिलेटेड। लाइक मान लो वहां पे यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ भी 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 8 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 27 कूलम का चार्ज है। HCl का क्वेश्चन है ये 1000 कूलम का चार्ज है। ये 1 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर और ये डिस्टेंस है 10 मीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन, इसको मैं ले लेता हूं ए, नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड at point A due to the other charges, due to the other charges। सर बहुत आसान है, ध्यान से देखो। सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर F1 से, ये वाला इसको रिपेल करेगा F2 से, ये वाला रिपेल करेगा सर F3 से और ये वाला रिपेल करेगा F4 से। इसका मतलब है कि सर इस 1 कूलम वाले चार्ज पे इधर की तरफ ही F1, F2, F3 और F4 लगा, ये चारों बहुत ही आसान तरीके से होगा। अच्छा एक काम करो, F1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। F1 होगा K इंटू Q1 Q2 यानी 1 कूलम इंटू 1 कूलम यानी 1 इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस कितना 1 का स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू क्या K होगी, F2 की वैल्यू क्या होगी सर K इंटू कितना 1 इंटू 8 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4, तो इसका मतलब 2K। सिमिलरली F3 निकालोगे वो आएगा 3K और इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करते चले तो जो F10 होगा वो कितना होगा, बीच में और भी चार्जेस प्लेस्ड हैं, 10 मीटर पे ये 1000 कूलम का चार्ज है, तो F10 कितना होगा सर बहुत आसान, F10 कितना होगा K इंटू Q1 Q2, Q1 कितना है 1 इंटू 1000 अपॉन 10 का स्क्वायर यानी 100, तो कितना बचा 10K। तो इसका मतलब F नेट कितना होगा सर, ये सारे फोर्सेस का सम F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 प्लस F10 का। F1 की वैल्यू कितनी है सर K है, F2 कितना 2K, ये कितना 3K अप टू व्हाट सर 10K। प्लस 10K, इसका मतलब K को कॉमन कर लो तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। सर सो सिंपल, ये कितना हुआ K इंटू n/2, n/2 का मतलब 10/2 इंटू कितना हो गया
10/2 इंटू 1 प्लस a प्लस n ना, तो 1 प्लस 10 कितना आ गया 55K। सो दिस इज व्हाट f है। बहुत आसान प्रॉब्लम। इसी तरीके से ढेर सारे सीरीज के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे वन कॉलम आपसे पूछ रहा है एफ नेट एट ए, यानी जो ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है वहां पे एफ नेट बताना है। ये भी सीरीज का प्रॉब्लम है। अब ध्यान से देखो, तो क्या यहां पे अगेन ये वाला चार्ज और ये वाला दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो F1 इधर लगेगा। लेकिन F2 क्या होगा, -2 कूलम है और ये 1 कूलम है, तो इधर की तरफ लगेगा F2। F3 क्या है, ये पॉजिटिव तो रिपल्सिव F3, और ये क्या है सर, निगेटिव है तो अट्रैक्टिव, यानी F4 इधर की तरफ लगेगा। और इसी तरीके से ये सीरीज बढ़ता जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम F1 कैलकुलेट करते हैं। F1 होगा K इंटू 1 अपॉन 1 यानी K। F2 कितना होगा सर, K इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी K/2। लेकिन ये नेगेटिव फोर्स है, ध्यान रखना, अट्रैक्टिव है। F3 क्या आएगा, K इंटू 1 इंटू 3 अपॉन 9, अरे 3 का स्क्वायर कितना हो जाए K/3। F4 कितना होगा, K इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 16 यानी कि K/4। तो कुछ ऐसा हमें सीरीज मिलेगा कि अगर मैं F लिखूं A पे, F नेट A पे, तो क्या होगा सर, F1 माइनस F2 प्लस F3 माइनस F4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब F1 कितना है K, ये कितना माइनस K/2 प्लस K/3 माइनस K/4 अप टू व्हाट, इंफिनिटी। तो इसका मतलब F नेट जो होगा बच्चों, अब एक सीरीज ये मिला आपको। अच्छा, इस सीरीज का अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक फॉर्मूला बता दूं। लॉगरिथमिक सीरीज में ln 1 प्लस x इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है x माइनस x/2 माइनस x/3, सॉरी प्लस x/3 माइनस x/4 अप टू व्हाट, इंफिनिटी। अगर मैं x की वैल्यू वहां 1 डाल दूं तो ln क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, इसका मतलब ln 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस 1/2 माइनस प्लस 1/3, इस तरीके से अप टू व्हाट सर, इंफिनिटी। तो क्या यहाँ पे यही चीज बन गया। अगर मैं K को यहाँ से कॉमन ले लूं तो K इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू व्हाट सर, इंफिनिटी। तो इसका मतलब देयरफॉर F नेट जो होगा A पे वो कितना होगा, वो होगा K इंटू ln 2 आंसर।
तो ये सीरीज से रिलेटेड थे क्वेश्चन। 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करके आप सारा लिख लो पहले। तो अभी तो काफी ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं, अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट मैकेनिक्स की तरह ही है, तो इसमें ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, फर्स्ट डे था प्रॉब्लम का, अभी ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर प्रॉब्लम्स कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है।